क्या जो मिस कार्लिन थी उसने क्या उनकी ऑफर को एक्सेप्ट किया? ऑफ कोर्स किया। कैसे किया? उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जो भी इस मेडिसिन को यूज करेगा, खातून ने तो यूज कर ली, इट मींस शी एक्सेप्टेड द ऑफर, वो जो यूनिलेटरल ऑफर थी या पब्लिक टास्क की ऑफर थी। मेडिसिन को यूज करना, मेडिसिन को उसी तरह से खाना जिस तरह कंपनी ने कहा, इट मींस कि उसने एक्सेप्ट किए। थर्ड की was there a binding contract between Carlyle versus Carbolic? क्या इनके दरमियान ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? ऑफ कोर्स बाइंडिंग है, चाहे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट हो या यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगली पार्टी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही है, क्या होगी? वो बाइंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। कंसिडरेशन वाली जो चीजें उसको जैसा किस तरह डिफाइन करते हैं मुझे नेक्स्ट है जरा बता करके पढ़ना। The Court of Appeal ruled in favor of Ms. Carlin, stating that the advertisement constituted a unilateral offer and could be accepted by the anyone who performed the conditions specified in the offer. Mrs. Carlin's use the smoke was amounted to acceptance of the offer. There was sufficient consideration as her use of the product constituted a determinant to her, which was enough to support a contract. जज साहब ने अपनी वर्डिक्ट के अंदर अपनी जजमेंट में तीन चीजों को, उन इश्यूज को डिस्क्राइब किया। सबसे पहली चीज उन्होंने कही जो कोर्ट ऑफ अपील की कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इनविटेशन टू ट्रीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली एक इख्तियार के अंदर इख्तियार किया है, पब्लिक के डायरेक्ट को आपने मुखातिब किया है, तो ये आ जाती है यूनिलेटरल ऑफर आ जाती है। आपने बजाय इनविटेशन टू ट्रीट करने के आपने लोगों को यूनिलेटरल ऑफर किया। जब ऑफर की है तो फिर खातून ने कैसे एक्सेप्ट की? तो वो कहता है कि द यूज ऑफ स्मोक वाज अमाउंटेड टू एक्सेप्ट। उस मेडिसिन का इंटेक्ट करना अपनी बॉडी में, उस मेडिसिन का लेना उस खातून का ऑटोमेटिकली या इम्प्लाइडली शो करता है कि उस बंदी ने आपकी ऑफर, यूनिलेटरल ऑफर को एक्सेप्ट किया। थर्ड वन, कंसीडरेशन। जैसे ही कहता है कि ये सफिशिएंट कंसीडरेशन है कब? यूज ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर रही है। देखिए, आप यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपने जैसे उस चीज का इंटेक किया, आपने उस चीज को खाया है, आपने परचेज किए, ये शो कर रही है आपके पार्ट में। आपका जो एक्ट है ना, वो इट सेल्फ इज अ कंसीडरेशन व्हिच वाज इनफ सपोर्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट करें। अब आते हैं मेजर प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुए कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये पढ़े आप। Principles established. Unilateral contracts. An offer can be made to the world at large and acceptance can be inferred from the performance of the conditions stated in the offer. Acceptance by conduct. Acceptance of a unilateral offer does not require direct communication to the offerer. Instead, it can occur through the performance of the conditions of the offer, essential to create legal relations. The court found that the serious tone of the advertisement and the deposit of money in a bank demonstrated the company's intention to create legal relations. Consideration as long as there is a benefit to the offerer or a detriment to the offeree, consideration can be established in a unilateral contract. कॉन्ट्रैक्ट लॉ के चार मेजर एलिमेंट या चार मेजर टॉपिक डिस्कस किए गए। सबसे पहली चीज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा है कि जो ऑफर जो आप वर्डेड लॉस को करते हैं या लोगों को जब आप एक से ज्यादा लोगों को करते हैं तो वो क्या होती है? यूनिलेटरल ऑफर होती है। और उसकी एक्सेप्टेंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम एनीवन। उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी बंदा कर सकता है। सपोज करें अगर इस्लामाबाद में मैं इस तरह की कोई ऑफर करूं पब्लिक एट लार्ज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे या अपने न्यूज पे या जो आपकी अखबार उसमें कोई बंदा उसको चाहे वो तनाव में बैठा हो या बहरिया टाउन में बैठा हो या पेट वाला बंदा हो, अगर वो मेरी दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में से जो उनको फॉलो करेगा वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा। इट मींस कि देयर विल बी ऑफरिंग। मैं ऑफर हो गया,
जो यूनिलैटरल चीज उन्होंने एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया ऑफ लीव। दूसरी चीज एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट, कहता है कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है। एक्सेप्टेंस खातून का दवाई को इंजेक्ट करना, खातून का दवाई को लेना, दवाई का उस तरह यूज करना ऑटोमेटिकली या इम्प्लाइडली शो करता है कि उसने एक्सेप्ट किया आपका ऑफर। ऐसे है कि नहीं? सपोज करें इसका हम एक मिसाल लेते हैं, टीमू या जो दराज या इस तरह की एप्स हैं, ये एक लगाती है, सेल लगाती है फला दिन को 11/11/2025 को या 11/11/2024 को। इस दिन हमारी हर प्रोडक्ट पे 90% ऑफ है, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर हर जगह एडवर्टाइज करना शुरू किया। अब मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा उस दिन घर में बैठ के टीमू से वो चीज डाउनलोड करेगा, आई मीन कि वो परचेज करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। अगर हमें उस दिन 80% ना मिले, व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि उन्होंने हमें अपनी क्या किया, मार्केटिंग तो मिसगाइड किया, मिसरिप्रेजेंट किया है। अब इस तरह की आप गॉट इट, समझ आ रही है बात? इंटेंशन, वो जब आप इस चीज को सीरियसली लेके यूज कर कि भाई जो भी अगर किसी को इशू होगा तो हम उसको वो अमाउंट देंगे। दोनों चीजें आपकी इंटेंशन को शो करती हैं इस चीज की कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हुआ जाती है। This case remains a cornerstone in contract law, particularly regarding unilateral offer and acceptance through conduct. Acceptance कैसे through conduct? आपका उस चीज का यूज करना, दवाई का यूटिलाइज करना। इसके बाद एक आता है, नेक्स्ट करें, ये है लीगल मैक्सिम, ठीक है ना। ये क्या 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 लिखा होता है? ये बेसिकली कहता है कि एग्रीमेंट मस्ट बी कीप, मतलब लीगल मैक्सिम की मायना है establish that performance of the aid in amount to acceptance in unilateral contract। वैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने शुरू में पढ़ाया था, मैं ऑफर करूंगा, अगला बंदा उसको वोकली एक्सेप्ट करेगा, कोई चीज की कंसीडरेशन होगी। दिस इज द मेजर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि आपका, मैंने एडवर्टाइज की, तो दोनों में से किसी ने उस चीज को यूज करना शुरू किया ना, वो क्या हो गया, उसके पार्ट में हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। उसका इम्प्लाइडली यूज करना, कॉन्डक्ट करना, ऑटोमेटिकली उसके पार्ट में एक्सेप्टेंस आ गई। हमारे दरमियान एक क्या बन गया है, एग्रीमेंट बन चुका है। क्लियर है? ये याद रखें, मैं किसी को उठाऊंगा इधर, एक एक केस की एक चीज पूछूंगा, ये लीगल वेक्शन भी पूछूंगा, जो भी आप अहमद आप स्पेशली, ठीक है ना। नेक्स्ट केस करें जी, डिवोर्स केस क्यों नहीं, आप पीछे गए, तस्वीर से लग रहा है, तस्वीर से लग सकता है। तो जो पिछली स्लाइड सिग्निफिकेंस थी वो मैक्सिम की थी या केस की थी? वो मैक्सिमम ये ना, ये बेसिकली देखें, ये फैक्टा फ्रॉम सर्वेंटा एक लीगल मैक्सिम है, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, ठीक है ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मजीद आप लोगों की गाइडेंस के लिए थोड़ा मैंने उसको इलाबोरेट कर दिया। सर लफ्ज़ी माइनिंग और सिग्निफिकेंस में कोई वो कनेक्शन नहीं नजर आता।
क्योंकि सिग्निफिकेंस यूनिलैटरल के बारे में है, मैक्सिमम है कि एग्रीमेंट मस्ट बी क्या बताता हूँ। Establish that performance of the act can amount to acceptance in unilateral contract. ये डायरेक्टली शो करता है किस चीज को, दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं ना, मतलब एग्रीमेंट में ऑफर एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये बेसिकली सिग्निफिकेंस शो करती है कि भाई यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है पब्लिक एट लार्ज में कोई बंदा उठ के आए आपको वोकली कहे कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता, जरूरी नहीं। तो आप लार्जर पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, आप उस पे ना रहे, मतलब अगर हम जब इस चीज पे इसी साइड पे इसकी वेबसाइट पर आखिरी चीज देखें, एक तो इसके अंदर यूनिलेटरल ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस जब हो जाती है तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ऑफर इन्होंने की कंपनी ने थ्रू एडवर्टाइजमेंट, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हुई, मेडिसिन का लेने से, वो थ्रू इम्प्लाइड थी। अब ये दो चीजें ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बनाती हैं, एग्रीमेंट बनाती है ना। तो ये जो है ना बेसिकली रिलेवेंट टू द नेक्स्ट, ये जो लीगल मैक्सिम है वो एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। मस्ट बी केप्ट से मुराद ये है कि आप एग्रीमेंट वाली चीज देखो तो उसके अंदर दोनों एग्रीमेंट्स आ रही हैं, ऑफर आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में अगले बंदे की पार्ट में जरूरी नहीं है कि वोकली आपको आके के पब्लिक एट लार्ज की, लेकिन इंडिविजुअल में बायलैटरल में अगले बंदे का कहना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है यार, क्लियर हो गया। अब आएंगे केस में क्या हो सकता है, बताएं। बेलफोर वर्सेस बेलफोर, ये केस ना है यूके का। ये डिसाइड करता है, बंदा होता है बेलफोर नाम का, वो शादी करता है अपनी घर में, ऐसी बात खातून होगी उस मिस बेलफोर जो है ना, तो उसको, ये दोनों इंग्लैंड में रहते हैं लंदन में। तो जो बंदा है ना वो श्रीलंका आता है, श्रीलंका का उस टाइम पे जो नाम था ना, ये 1919 में सेक्लोन नाम था, CYCLO, पुराना नाम श्रीलंका का वो है। उसमें कोई जॉब करता था, इंजीनियर था, उधर आता था। खातून को कहा कि मैं जब उधर जाऊंगा ना तो आपको पीछे हर महीने 30 पाउंड रुपीज हर महीने आपको फॉर योर मेंटेनेंस में देता है। सपोज करें ये बंदे ने श्रीलंका जाने से पहले इसको कहा घर में बैठे बैठे, अच्छा फूड था, ये ना खुशी में इसने कहा कि भाई मैं आपको जब श्रीलंका जाऊंगा उसके बाद आपको हर महीने 30 पाउंड मैंने हर महीने के मेंटेनेंस के तौर पर देता है। और अब ये मुझे बताएं, ये एग्रीमेंट क्या है, दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसने तो जान में बोला नहीं, उसने उसने बोला है, सही बोला है, उसने उस बात को कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। अब ये बताएं क्या ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, नहीं है सर। क्यों है या नहीं है? है सर, मुझे यहाँ से है क्योंकि अब नहीं, रीजन भी तो देनी होती है ना, है नहीं है कि अगली बात बता। नहीं है सर, नहीं है क्योंकि इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन नहीं है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और सर एग्रीमेंट तो बन सकता है, नहीं बन सकता सर, मेरा यही पॉइंट है कि इंटेंशन नहीं है, आप बताएं। बाइंडिंग नहीं है ना। बाइंडिंग नहीं है, ओके, आपका रास्ता बताएं। मैंने एग्रीमेंट ये बन सकता है अगर दोनों की इंटेंशन इसमें क्लियर है, यदि हम इसको फुलफिल करेंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के जब ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ाई थी उस दिन आपको एग्रीमेंट्स के टाइप पढ़ाए थे। ट्रिपल एग्रीमेंट हुई है। मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, वो आपके लिए सोशल एग्रीमेंट। सोशल, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वर्ड, कौन बताता है? सोशल एग्रीमेंट की कोई बाइंडिंग नहीं है। जिस तरह मैं अभी क्लास में खुशी में हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि भाई कल शाम को 4 बजे मेरे घर पे आप सबको दावत दें, कल शाम को आप मेरे घर पे आ जाओ, सपोज करें, देखें आ जाओ, मैं आपको दावत ही ना करूँ, मैं उधर हूँ ही ना, क्या आप मुझ पर केस करोगे? देखें ये चीज है ना। या मुझे कहता है सर आप कभी आओ ना हमारे इलाके बरदार में, ठीक है ना, जब सवाबी में कभी आओ, हम आपकी दावत करेंगे, मैं इसके आसरे को उधर जाता हूँ, ठीक है ना,
और भाईजान उधर मुझे लेफ्टी ना कराएं कि पूछें कि जाओ जाओ बेटा कौन है जैसे ये हैं नहीं वैसे जस्ट बात आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ क्या इसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा जाना जाना तो चाहिए सर। कौन कहते जाना चाहिए जरिए में असल क्या है सर, सर जरिए में जाना चाहिए बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के मैटर्स को सोशल एग्रीमेंट में आते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते बट अब इस केस में क्या हुआ कि एक्सपेंड Mr. Balfour was a civil engineer working in Ceylon, now Sri ये Lanka, श्रीलंका while his wife, Mrs. Balfour, remained in England. During his time abroad, Mr. Balfour promised to pay Mrs. Balfour £30 a month for her maintenance. The couple later separated, and Mrs. Balfour sought to enforce this agreement for the monthly payments. जैसे उनकी सेपरेशन हुई या कोई झगड़ा लड़ाई हुई तो इसने जाके डायरेक्ट कोर्ट में केस कर दिया केस ने मुझे कहा था कि भाई मैं आपको हर महीने 30 पाउंड पे करूंगी अब आते हैं अगले इश्यूज के ऊपर Issues. Was there a legally binding contract between Mr. and Mrs. Balfour? Did the agreement constitute a contractual obligation or merely a domestic arrangement? इशू क्या था कि अब जो मेजर चीज कहता है कि ये आपको हस्बैंड और मियाँ के दरमियान मियाँ और बेगम के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगली बाइंडिंग है ठीक है पहला सवाल दूसरा सवाल था क्या जो इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आर मेनली डोमेस्टिक एग्रीमेंट ये वाकई में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक होते हैं या सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ये भी बाइंडिंग होते हैं या नहीं होते ये दो सवाल हैं दो क्वेश्चन खड़े होते हैं इस केस में अब आते हैं कोर्ट के वर्डिक्ट Court of Verdict. The Court of Appeal ruled in favor of Mr. Balfour, stating that the promise was not enforceable in law. The court concluded that the agreement was a social arrangement rather than a legally binding contract. कोर्ट ऑफ अपील ने जो बंदे के हक में फैसला दिया दो चीजों के ऊपर मतलब के रिलाय करते हुए पहली चीज के जो इस तरह के वादे होते हैं सोशल घर के अंदर या घर के अलावा जो सोशल एग्रीमेंट्स में जो वादे किए जाते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होते पहली चीज दूसरी चीज इस तरह के जो मामला होते हैं इसको बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट या सोशल अरेंजमेंट बोलते हैं वो भी लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं होती या लीगली ठीक है अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कौन सी प्रोविजन नहीं है या प्रिंसिपल एस्टैब्लिशमेंट वो यही है ये किसी भी एग्रीमेंट में चाहे वो सोशल हो या सोशल के अलावा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर इंटेंशन मैटर करती है ठीक है ना अब अगर मैं वही बात आप लोगों के साथ करूं इससे भाई कल शाम 4 बजे आप मेरे घर आना खाना खिलाया तो मैं आपका प्रोटेक्शन मुजरिम हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर लिया अब ये चीज क्या होगी फॉर्मल होगी या मेरी इंटेंशन चेंज हो गई तो इंटेंशन आपने कॉन्ट्रैक्ट में चाहे किस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सोशल हो या फॉर्मल हो उसमें इंटेंशन मैटर करती है जैसे the court found that there was no intention to create a legal relation हस्बैंड के दिन में ये नहीं था कि कल को मुझे ये कोई केस करेगी ये ऑफर ही है मैं ऑफर हूं इसमें तो फिर किधर है कंसिडरेशन ठीक है ना तो लीगल रिलेशनशिप इन डोमेस्टिक एग्रीमेंट इन पर्सनल मैटर्स पार्टीज टिपिकली डू नॉट इंटेंड टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन सर सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट केसेस इन्वॉल्विंग इस तरह के जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होते हैं टिपिकली फॉल आउटसाइड द realm of enforceable contract unless clear evidence of intention to create legal relation can be सर मैंने आपको बात कही कि पहले वाली बात कही कि भाई कल आप लोगों ने मेरे घर आना है खाने ना आए तो मैं आपको पैसे ना खिलाया तो पैसे आप सबको 1,000 अब आप अगर कोर्ट में चले जाओ कोर्ट में भी आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको लीगली ऑब्लिगेटेड हूँ या बाउंड हूँ आपको खाना खिलाने के नहीं हूँ ये तो सोशल अगर उसी बात को हम रिटर्न करते हैं आई एम लीगली ऑब्लिगेटेड टू बाउंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इसकी रीजन ये हमारे दरमियान एक लीगल इंटेंशन क्रिएट होगी भले ही सोशल एग्रीमेंट है लेकिन सोशल एग्रीमेंट को आपने फॉर्मल दिस केस हाइलाइट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एग्रीमेंट and enforceable contract in contract law. It
emphasize that not all promises made in personal relationship are intended to be legally binding. Basically, ये केस ला जो मिससेंट अपना बेलफोर वर्सेस बेलफोर केस ला वो ये बताता है कि हर किया हुआ वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर की हुई बात किसी दूसरे दोस्त के साथ, घर में बेगम के साथ, बच्चों के साथ, वो आप कोई ऑफर भी कर रहे हैं, अगला बंदा एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर चीज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कुछ चीजें सोशल एग्रीमेंट्स होती हैं या डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होती है, ये वाली चीजें। तो इस तरह की चीजों को आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कंसीडर करते until and unless you have sufficient proof, sufficient evidence आपके पास होने चाहिए, या उसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो कि भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन क्या है। मर्द अगर उसको कहता है कि भाई अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा फिर आप मुझको केस कर सकती हैं, या वो उसको अथॉरिटी देता है भाई मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाकई में कर रहा हूँ, वो इस तरह की चीज देखी तो सोशल एग्रीमेंट का ये लीगल मैक्सिम पर है। Legal maxim. Consensus at a meeting of minds. Significance. Highlighted the need for contractual intent to make agreement legally कहता है binding. कि मीटिंग ऑफ माइंड से मुराद है दोनों पार्टी ए और बी, उन दोनों के इंटेंशन होनी चाहिए टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज आप दोनों के माइंड मिलना चाहिए उसकी। हस्बैंड तो शायद वो खुशी में कह रहा था कि भाई मैं 30 पाउंड पे करूंगा आपको, खातून ने शायद उसको झूठ था नहीं था जो था। खातून ने जब सेपरेशन हुई आफ्टर दैट उसने कहा कि भाई अब आप मुझे पे करो। So meeting of minds in contract law बहुत important है, significant important भी है कि आपकी intention होनी चाहिए to make agreement legally binding। मैं आपको जो दावत वाली बात कर रहा हूँ कि अपने घर पे बुलाऊंगा, दावत करूंगा, अगर मैं वाकई में इसको लीगली करना चाहता हूँ तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। तो सवाल आपको सब रिवीजन करा रहा हूँ या आप लोग पूछूंगा आपसे क्या आकर है दोस्तों। मैं आज क्लास पूरी टमाटर की देखें सब बड़े नाश्ता नहीं करके आए लगता है ऐसे। दरिया भी बड़ा खाओ से आज मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था। अच्छा पीछे बैठे हैं उनके साथ बैठे हैं, उनकी आपके साथ लगवा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ना वो है केस लॉ। अपने असाइनमेंट में पढ़ा है ना, हर सपोर्टिव आर्गुमेंट्स बिल्डअप करने के लिए केस लॉ है एक लाइन लिखना। अब ये अगर केस लॉ अगर आप पढ़ोगे जितने भी हैं कि पेजेस हैं 10-15 पेजेस बिल्कुल प्रिसाइज करके जो एक्चुअल वर्डिंग को आपके सामने लिखा है। सर जो स्लाइड से कांटेक्ट उठाना होता है असाइनमेंट्स में उसका रेफरेंस कैसे दें? तो फिर रेफरेंस क्या देंगे? वो नहीं पढ़ सकता इस तरह स्लाइड मेरे लिए तो आपके लिए इसमें आपके असाइनमेंट के लिए अथेंटिक सोर्स नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगा नहीं क्लास वो मैं बता दूंगा। मेरे पास इस तरह का टाइम नहीं था कि आपको मैं समझ गया था। आपका जो सवाल है ना कि अगर मेरी स्लाइड्स में आपको इम्पोर्टेंट कोई कंटेंट मिल रहा है आप चाहते हैं आप इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने असाइनमेंट, ठीक है, दो तरीके होते हैं।
क्या सवाल है फैसल का? सर हैंड रेज किया पूछना। फैसल आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, मैंने लिखा है चैट में। समझ में आ रही है आपको की रही है या ऊपर से जा रही है? आपको मेरी प्रेजेंटेशन सर फैसल भाई का भी ये सवाल है, आपकी स्लाइड्स कैसे रेफर करनी है उधर? सर मैंने है ना कुछ दिशा के थ्रू बुक्स प्रोवाइड किए हैं, ई बुक में पीडीएफ में। तो जो कंटेंट होता है ना, देखिए बेसिकली स्लाइड नॉट जो मेरा कंटेंट है वो नहीं बुक चाहिए, उसका हवाला चाहिए। क्लियर है? दो केस लॉ क्लियर है? यस सर। समझ में आ रही है? अब आते हैं केस। ये केस जितने मुझे आप समझाएंगे बराबर? आगे आगे ये आगे ये इसको पढ़े। Ready on the floor means glad आना। क्या दोबारा पढ़े? Ready on the floor means ये पहले पूरा नहीं देता है। Is rectangle 18 ठीक है। 1854 का मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये इधर क्यों? सर ये डेट करना कि कब बोलते हैं? ये डेट किस टाइम पे है बोलता? Ready on the floor means glad आना। Crank shaft for operation. When the crankshaft broke, ready contracted with the handle a carrier to deliver the broken pieces to the manufacturer for a replacement. मैं कह रहा है देखिए मैं पहले पूरी बात पढ़े ready on the handle of the crankshaft मतलब आगे importance to the means operation, but we did not specify the financial impact of the delay. Extender delayed the delivery causing Hadley to loss profit while the mill was in operation. ये केस था हेडली वर्सेस वैक्सेंडर केस है। हेडली एक ऐसा बंदा है जिसकी फ्लोर मिल है, ठीक है ना? फ्लोर मिल जो होती है आपको पता है उसके अंदर मशीन ही काम करती है। आप ऐसे आप मिसाल सपोज करते हैं आटे की उसकी फ्लोर मिल वो ऑनर है, ये हेडली है, ठीक है ना? मैं वैक्सेंडर इसकी ये फ्लोर मिल है, उसके अंदर जो मेजर मशीन थी ना, ठीक है, उसका एक मेजर या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रैंकशैफ्ट। ये उस मशीन का इंपॉर्टेंट इंजन का पार्ट होता है, ये हो जाता है खराब। इसकी फ्लोर मिल का मशीन का मेजर या इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है खराब। ये मुझे समझ लें कि डिलीवरी वाला बंदा समझें या एंड्रॉइड वाला बंदा समझें, ठीक है? मुझे कहा इस चीज को लेके जाओ, ठीक करवा के आओ। इसने साथ में ये कहा मैन्युफैक्चरिंग कराएं, readily inform Bexendel of the crankshaft importance to the mill operation. वो तो कमाइज है ना, अपना मेन्यू है और इससे बात करो ना। आप है हमारी कंपनी के लिए, हमारी फ्लोर मिल के लिए। इसने ये नहीं बताया कि यार अगर इसमें डिले होगा तो मिल बंद रहेगी, मिल बंद रहेगी तो हमारा जो वो सर्किल है ना उसमें हमें फाइनेंशियली लॉस आएगा। समझ रहे हैं? फैक्ट्स को पहले क्लियर करेंगे, बाद में हम लॉ को पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा मुझे जो आप समझ लें कोरियर वाला बताऊं या डिलीवरी वाला बताऊं, मुझे कहा कि भाई आप मेरी इंजन का ये जो पार्ट मेजर ये खराब हो गया, इसको ठीक करवाते हैं। उन्होंने मुझे इतनी बात की। दूसरा इन्होंने खास में ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मशीन के लिए, हमारी मिल के लिए। अब मैं चाहता हूँ, दूसरा भाई साहब है कि अपनी शॉप है, ये ठीक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनकी, मैं उनके पास गया, इसने मुझे ठीक करके दिया। अब जो ठीक होना था हफ्ते में, मैं ले आया हूँ 14 दिन का, 7 दिन अपने पार्ट में मेरा डिले हो गया, ठीक है ना? लाते लाते अपने कुछ नेग्लिजेंस की वजह, कुछ नेग्लिजेंस नहीं है लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने कहा चले यार मिल बंद नहीं तो क्या होगा। मैं 14 दिन के बाद जाता हूँ इनके पास, मैं आपका इंजन ठीक हो गया।
साहब कहते हैं कि भाई 7 दिन में ये चीज ठीक होने वाली है। ये जो एक्स्ट्रा 7 दिन लगे ना, मेरी कंपनी आपकी चीज की वजह से बंद रही, मुझे जो 7 दिन में इतना प्रॉफिट मिलना था ना उतना मुझे नुकसान हुआ। अब वो पैसे आप इसने मेरे ऊपर केस कर, ये बेसिकली फैक्ट है। अब आप बताएं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये मुझ पे केस कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर कर सकता है तो कंपनसेशन इसको क्या मिल सकती है? जी बताएं। ये क्या हो सकता है? क्यों? उसकी रीजन क्या हो सकता है? मुझे उसने उसको कहा कि ये मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखें आप एक लाइन ये देखें जरूर पढ़ें। Headily informed Bettenden about the grant shift important to the mill's operation, but did not specify the financial impact of the delay. इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि अगर आपके पार्ट में एक दिन 1 घंटा डिले होगा तो मुझे फाइनेंशियली इतना नुकसान होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। इसमें पता है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो समझा वाकई में मशीनरी इम्पोर्टेंट है, ये तो नहीं पता है इसका काम सारा इसी के ऊपर है। बताएं। डैमेजेस वाला टॉपिक में बड़ा था, नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि एक्चुअल नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड की गई ना कि कितना लॉस होता है आपकी डिले की वजह से। एक्चुअल नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड की गई ना कि कितना लॉस हो सकता था आपकी डिले की, तो आपको डैमेज के लायबिल नहीं कर पढ़ी थी आपने? सर आपने पढ़ाई थी डैमेजेस के अंदर। आप रेगुलर आते हैं, आप बताएं किसके फेवर में केस जाएगा? मैंने तो ये तो नहीं बताया था कि जिस तरह के बस ये तरह के इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा कोई रीजन क्या होगी? इसके मिल मालिक की फेवर में केस चला बिकॉज वो जब कह रहे हैं कि आपस में तो कोई चीज़ होती है ना, वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो ज़ाहिर है मशीन जब खराब होगी तो सारी सप्लाई चेन है, मेकिंग है, वो सारी बंद होगी तो ऑब्वियसली बात है नुकसान ही होगा। ये इससे ज़्यादा ये मतलब आप क्या कहते हैं? सर उसने इम्पोर्टेंस तो बताया है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी वो बात कर, आप क्या कहते हैं? सर मैं यही कहता हूँ कि वो जो जिस बंदे को ये ड्यूटी दी गई थी उसको सही से उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया था, उसको जो है ना उसकी फेवर किस में जाएगा पहले? सर पैसेंजर अभी इस पे नेक्स्ट करें। अब आते हैं ये इश्यूज पढ़ें। where the lost profit resulting from the delay foreseeable damages at the time the contract was formed was याद आ गया? was the general liable for the lost profit due to breach of contract and delay in delivery. दो चीजें इशू हैं, दो मेजर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या जो कोरियर वाला बंदा डिलीवरी वाले बंदे के पार्ट पे जो डिले था क्या वाकई में वो डैमेजेस क्लेम दे सकता है या उसमें कंपनसेट कर सकता है? एक चीज। दूसरी चीज है वर द लॉस प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिले फोरसीएबल, क्या जो डिले था उसको पता था कि मेरे इस डिले में इसका इतना नुकसान होगा? क्या मुझे ये चीज पता थी? क्या मेरे ध्यान में था? फोरसीएबल से मुराद है जो नजर आ रही होती है, ठीक है ना? डैमेजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म हुआ था दोनों के दरमियान उसने कहा आप ठीक करा क्या है, मुझे तो नहीं पता था ना इसका कितना आगे नुकसान होना है फ्यूचर में। ये दो मेजर क्वेश्चन है। अब आते हैं जजमेंट By the court. The court had in favor of the judgment ruling that the lost profit was not recoverable because they were not foreseeable by the parties at the time of contract formation. The court emphasized that Begrendel was not made aware of the extent of the damages that would result from the delay, thereby limiting his liability. तो केस है ना मेरे फेवर में आया। रीजन ये कि जज कहता है द कोर्ट हेड इन फेवर ऑफ बेग्रेंडल ruling that the lost profit were not recoverable because they were not foreseeable by the party at the time of contract information या formation। जब मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इसको मुझे बताना चाहिए था, पहली बात है डिस्क्लोज वो नहीं की। दूसरी बात आती है जो मेजर चीज है कि भाई मुझे बताओ अगर आप ये चीज नहीं करोगे डिले होगा तो इसका मुझे इतना नुकसान होगा ना। उसने मुझे बताया, मैं अपने आप को कैसे अटक करूँ? यार मशीन आपकी, मिल आपकी, सारी चीजें आपकी, मैं तो एक मुंह बंदा हूँ आपकी चीज लेके जाने वाला।
ठीक है ना। आपने मुझे कम्युनिकेट करना होता है, जो कि आपने नहीं किया टाइमली और प्रॉपरली। The court emphasized that resident was not made aware of the extent of the damage. मुझे पता ही नहीं था कि मशीन से इसका इतना नुकसान हो जाएगा। अगर अवेयर होता तो शायद मैं इसको टाइमली वो ठीक करता। वो रिजल्ट फ्रॉम द डिले thereby limiting its liability. तो उसकी जो लाइबिलिटी थी उसकी डैमेजेस को कम कर दिया। अब आते हैं एस्टेब्लिशिंग प्रोफाइल अपना प्रिंसिपल्स क्या थे ये पढ़ें। Principles of contract law establish foreseeability of damages. Damages that are recoverable for breach of contract must be foreseeable. This means that the parties to the contract should envision the damages that a breach could reasonable cause at the time of making the contract. पहला है फोर्सिएबिलिटी। इससे फोर्सिएबल से मुराद ये है अगली पार्टी आपको बताए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कि अगर आप ये नहीं करेंगे या आपके पार्ट में डिले होगा या आपकी सुस्ती नेग्लिजेंस की वजह से मुझे इतना नुकसान हो सकता है, बताना जरूरी है। एक चीज। दूसरी चीज वो जो मुझे कुछ अमाउंट का भी पता हो कि भाई बाकी नजर आ रही है कि भाई इस चीज का नुकसान हो सकता है अगर इसको डिले आएगा। Damages that are recoverable for breach of contract must be foreseeable. Foreseeable से मुराद है कि मुझे कह रहा है कि आप damages दो, मैं तो देने को तैयार था तो कोर्ट कहती है जब damages मुझे पता हो कि ये foreseeable है, क्या मुझे पता था? मुझे नहीं पता। There must be a clear capable link between the breach of contract and the damages claim. If the damages as from special circumstances not communicated to the party in which they are not compensated. इसमें कॉन्सेशन से मुराद ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और डैमेजेस क्लेम में if the damages arise from special circumstances, अगर कोई नया वो आ जाता not communicated to the party in which they are not compensable, मुझे इसमें बताई नहीं की बात कि जो डिले है डिले की वजह से इतना मुझे नुकसान होगा या डिले की वजह से इतनी चीज होगी। डिले स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ गया मेरे पार्ट में, मैं उस चीज से अवेयर ही नहीं था क्योंकि वो मशीन कितनी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है एक्सपेक्टेशन डैमेज। The case required a flexible surrounding expectation damages, emphasizing that the aim issue placed the innocent party in the position they would have been had the contract being performed. उसमें आ रहे हैं लीगल Quod pro quo non quod. इस बार अच्छा लग रहा है wording. एप्रोपो नॉन रिप्रोपो मीनिंग में पढ़ना। ये हमारी लैंग्वेज है, ये कॉम्बिनेशन में इटालियन वो है। One cannot approve and disapprove. One cannot approve and disapprove. Meaning में आएगा A counter offer destroys the original offer and is stated as rejection. क्या बोला? Counter offer जब the original offer खत्म कर देता है और rejection. Rejection इससे रिलेट कैसे करता है केस से? नहीं करना है, क्यों नहीं करना? रिलेट करें आप, फिर आप बैठेंगे। कैसे भाई? इसमें तो ऑफर डेफिनेटली ऑपरेशन नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर, बिकॉज़ उन्होंने जो चीज दी है कि आप भेज दो सही कराओ। और ये हाउ इज रिलेटेड टू नहीं पता लगा मैं नहीं बनता मेरे नहीं बताना पहले। ये और केस का है। तो आपने खामोश रहना है। दूसरे केस का है उसके साथ रिलेटेड। कितने केस पड़े हैं? तीन और ब्रेक ये तीसरा ब्रेक नहीं है। आप कौन सी लाइट है अभी? 19 43 हो गई ना, खत्म हो गया। आज मेरी डेट पे भी क्लास है जी 4 बजे ये मुझे समझ में आ रही है कि Yes, क्लास sir. की यस सर आ रही है ये क्लास बेसिकली उसमें क्या एस्टेब्लिश होता है प्रिंसिपल जनाब?
जो अभी हमने नहीं वैसे ही केस लॉज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह हम केस पढ़ रहे हैं, जी सर, मसला तो होता है दो पार्टी का, लेकिन मेजर चीज क्या होती है? उसकी सर कोर्ट हर चीज की जो है ना वो क्लियर कट उसमें डेफिनेशन क्लियर कट कोर्ट फिर उसको करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का था, जिस तरह हम पहले पढ़ा कि एक यूनिलैटरल और बाइलैटरल, ये कोर्ट ने डिफाइन किया है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसकी आगे जो इसकी अक़साम है, इसकी जो फाइल्स है, वो कोर्ट ने फिर इसको किया है। उनको मजीद इलाबोरेट करती है, इंटरप्रेट करती है, और कोई भी लॉ है उसको एलाबोरेट कोर्ट ही करती है, मतलब कि एम्बिग्यूटी ना है। एम्बिग्यूटी ना है। और केस लॉ सर ये होते हैं सर कि वो जिस चीज़ के ऊपर केस होता है वो डिटेलली इन्होंने केस किया होता है, उनको भी समझ आए कि वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। वो तो देखें उनके इश्यूज और फैक्ट अलग है। कोर्ट अपने पार्ट पे प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करती है। प्रिंसिपल एस्टेब्लिश से मुराद सपोज करें एक ऑफर का टॉपिक है, वैल्यूएशन कोर्ट उसको मजीद इलाबोरेट करती है, मजीद इंटरप्रेट करती है। क्लियर क्लियर कट आपको आगे रोड मैप देती है, डायरेक्शन आ जाती है या आपके फ्यूचर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग प्रिंसिपल, जो आपके कोर्ट ने मेजर की हर केस के अंदर दो दो तीन तीन हुआ है, वो स्पेशली आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के टॉपिक्स होते हैं, उनको अलग से ड्रॉप करना। आप आइए नहीं आप सॉरी सर। डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज, ये कंपनी इंजन टायर बनाती है, जितना हमारे यहाँ सर्विस की कंपनी है जो टायर बनाती है बाइक गाड़ियों के, और डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी है, इसने केस किया सेल्फ्रिज को। ये कौन है? ये रिटेलर जो होता है, रिटेलर कौन? यस सर। सपोज करें एक बहुत बड़ा मेजर ये कंपनी है, ये बनाती है, डॉलर मार्कर बनाती है, ये बना के अपने पास रखती है, ये बना के मुझे देती है कि यार आप मार्केट में बेचो, मैं इसका क्या रिटेलर, मैं इनसे बंडल्स लूंगा कि मुझे 10 रुपए में देगा, मैं आगे मार्केट में आकर 15 रुपए में बेचता हूँ। अब एक्चुअल कस्टमर आप लोग हैं, मैंने इनसे ली, आप सबको बेचा। और इस केस में होता ये, आप फैक्ट बाद में पढ़ना थोड़ा आपको बता दूं, एक कंपनी है ये वाली डनलप, ये अपने जो टायर बनाती है ना, ये बहुत अच्छी एक बड़ी जबरदस्त एक स्टैंडर्ड के टायर बनाती है। इसके अंदर 8 से 10 रिटेलर होते हैं, शहरियार हो गया, कामरान साहब, मैं, दिशा हो गया, ये समझे ये कंपनी की टायर बनाने वाली। इसने कहा कि यार ये मेरी कंपनी का टायर हम सबको 30 रुपए में दिया, ठीक है, आपको भी 30 का दिया, मुझे भी 30 का दिया। होता ये कि शहरियार के पास लोग कस्टमर कम आते हैं, डनलप का टायर ये 20 में बेचता है, कहता है घाटे का सौदा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं यही कंपनी का टायर कितने का बेचूंगा? 20 का बेचता है। सारे आप कस्टमर चले जाते हैं इधर, मुझे पता चलता है कि यार ये तो 30 की नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों ना, मैं 15 में बेचना शुरू करता हूँ, आगे वाले जितने कस्टमर होते हैं मेरे पास आ जाए। तीसरा डाक साहब है, ये 10 रुपए का बेचना शुरू कर देते हैं, हम आपस में अपना नुकसान कर लें, कुछ भी कर लें, हम कहते हैं हमारा कस्टमर खराब ना हो। इस कंपनी को पता चलता है कि यार मैं एक ब्रांड हूँ, मेरा एक टायर क्वालिटी का है, ठीक है ना, कोई कंपनी मैंने 30 का दिया आप लोगों को, कोई कंपनी 70 का बेच रही है, कोई कंपनी 10 का बेच रही है, कोई कंपनी 20 का बेच रही है, कोई कंपनी 25 का बेच रही है। अब आप देखें अल्टीमेट रेपुटेशन किसकी खराब हो रही है? कंपनी की हो रही है ना, इसकी नहीं होगी, तो आई मीन हमारी नहीं होगी, कंपनी की होगी। इसकी कोई आप मिसाल जिस तरह पाकिस्तानी किसी ब्रांड की नहीं है सर होंडा जी जो बाइक्स बनाते हैं, इनका भी कुछ अर्सा पहले यही सिनेरियो था
यानी कि जैसे ही डीलरशिप्स पे आती थी, डीलर्स अपनी मर्जी से तो 5,000 नीचे कर रहे थे, 10,000 नीचे कर रहे, मतलब कि दे रहे थे और कस्टमर यानी कि पूरी मार्केट का डाइवर्ट कर रहे थे, खराब कर रहे थे। जैसे ही सर ये क्योंकि हमारे पास डीलरशिप थी तो होंडा को पता चला, उन्होंने सर वो सारा प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब हुआ है वो सारा करके उन्होंने वो एक प्राइस पे, अब कोई भी चला जाए एक 500 रुपया के नीचे नहीं मिलती, मतलब कि एक ही प्राइस पे जिधर से मर्जी लें एक ही प्राइस पे। पहले ये चीज समझ में आई कि कंपनी ये कंपनी है जो मैंने आपको बताई, ये कंपनी है, इसने ये भी उसके रिटेलर भी आगे अपना उसका रिटेलर रखा हुआ है। इस केस में होता ये समझ में आ गई, इसकी इनकी प्राइस होती थी 30 रुपये या 50 रुपये अमाउंट थी, ये जो देता था ये आगे क्या सस्ते में बेचता है, ये आगे उनका सस्ते में बेचता है, या अपनी प्राइस करता है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी का रिटर्न कौन सा कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया भाई मतलब प्राइस अगर कोई 30 से ऊपर बेचेगा या 30 से कम बेचेगा हम उसके ऊपर फाइन, ये किस तरह से एग्रीमेंट किया अपनी रिटेलर के साथ, होता ये कि ये इसने तो कर दिया, ठीक है, बी क्या करता है 30 वाली चीज इसको देता है, चलो 20 में ना दें 30 में देना है, इसने 30 में दी, इसने भाई साहब अगर बी को क्या किया है 20 में दिया, बाकी लगे इसको बदलता है, मेरा नाम बता हुआ है, वो मेरे ख्याल में सी है, इसने 30 का रेशो करके ये बेटा है, क्या बनाने का ये तो आपको यहाँ होगी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, क्या समझ में आएगी एक कंपनी उनके जो रिटेलर्स के वो फॉर एग्जांपल वो रिटेलर को सेल्स मैन थे, तो फॉर टाइप वो 30 में देते थे और उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आपने ये आगे या 15 या 20 में देते थे, पर एग्रीमेंट ये हुआ था कि आपने इसको जो है फिक्स प्राइस ट्रेडिंग में सेल करना है, पर एक रिटेलर का लॉस में जा रहा था तो उसने ट्रेडिंग एंड 20 में वो सेल करना शुरू कर दिए, तो जो कंपनी की टैक्स वाली वो उनकी टैक्स से तो उन्होंने रिटेलर के ऊपर केस कर दिया, याद रखें इसका कॉन्ट्रैक्ट है इसका रिटेलर के साथ हुआ, इसके साथ नहीं हुआ था, इसका कॉन्ट्रैक्ट बी और सी का है, इसने बेचा इसने नाम खराब किया, इसने डायरेक्टली केस कर दिया, क्या होता है बताएं, एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें इसमें क्या हो सकता है, क्या रेवेन्यू अवेलेबल है या क्या पॉजिटिव रिस्क है, वेट समझ में आ रहे हैं, अब आप वन बाय वन मुझे बताएं इस केस में क्या हो सकता है, जी आप केस कर सकते हैं, पहला सवाल ये है सी के ऊपर सोचे तो बंदा कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग सी के ऊपर नहीं बन सकता, क्यों नहीं, सी का और हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसके अलावा मतलब केस नहीं बन रहा, नुकसान तो होता है, इसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो बी के ऊपर कैसे बनता है, लेकिन ये नाम तो कंपनी के नाम होता है, आप मतलब मैं केस किसी पे भी कर सकता हूँ। अच्छा एक केस में फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, बेसिकली इस केस में फैक्ट्स पे आ जाए, इस केस में ये हुआ था, क्या हुआ था, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, बेसिकली जी ये केस
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इस केस लॉ में ऐसे हुआ था, ये एक बंदा है पॉल फेल्ट हाउ, ये मामू है, जॉन फेल्ट इसका भांजा है, ठीक है ना। बिंडले एक और बंदा है, तीसरा बंदा है, थर्ड पार्टी है। मामू ने अपने भांजे का होता है घोड़ा, अच्छा जबरदस्त घोड़ा होता है, मामू लेना चाहता है उसको। मामू कहता है यार आपने एक घोड़ा मुझे बेचना है, ठीक है। यू आर द मामू, इज यू सपोज कर आई एम योर नेफ्यू। आप मुझे कहते हैं ये जो आपके पास भांजा घोड़ा है ना, ये आपने मुझे बेचना है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपने मुझे देना है। मैं आपको कोई खास रेस्पॉन्ड नहीं करता, जवाब में आप एक दफा कहते हैं, 2 दफा कहते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, घोड़ा मुझे देना है, घोड़ा मुझे देना है, मैं कोई सही से रेस्पॉन्ड नहीं करता। आपने कहा कि जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है घोड़ा इसने मुझे बेच दिया, ठीक है ना। मुझे 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया इसको, मैं घोड़ा आपको बेचूंगा या किसी और को बेचूंगा, मैंने जवाब नहीं दिया। इसको लगा कि इसने अभी जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है ये घोड़ा मैंने इसको सेल आउट कर दिया है। इसने अपने आप से अज्यूम कर लिया, क्यों? मेरी साइलेंस को मद्देनजर रखते हुए। होता ये है, जीशा एक ऐसा बंदा है जो ऑप्शन करता है घोड़ों की, ठीक है ना। मैंने इसको कहा कि भाई इसने मुझसे घोड़ा ले लिया, मैंने इसको बेच दिया। आपने क्या किया, डायरेक्ट इसके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये घोड़ा तो मेरा है। क्यों? क्योंकि आपने वो मुझसे आप घोड़ा ले चुके हैं, आपने मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट था, घोड़ा मेरा है, इसका नहीं हो सकता। ये बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द केस है। गॉट इट? क्या अगेन रिपीट करूं सजदा? क्लियर है? वॉइस क्लियर है जी? हाँ, मामू और भांजे के दरमियान घोड़े की लेन देन का अभी मामला चल रहा था, हुआ नहीं था फाइनल। मामू ने बहुत दफा भांजे को ऑफर की कि घोड़ा आपका मैं लूंगा, अगर अगली दफा आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि मतलब घोड़ा मेरा है, आप मुझे बेच चुके हैं, ठीक है। मामू ने क्यों किया, मैं जो इसको कोई घास नहीं डाल रहा आम अल्फाज में, मैं इनको जवाब नहीं दे रहा था। मैंने क्या किया, आप एक ऑप्शन वाले बंदे हैं तो घोड़ों की ऑप्शन करते हैं, ये नीलामी करते हैं। आपने मेरा घोड़ा किसी और को बेच दिया विद माय कंसर्न, मैंने आपको बेच दिया सपोज कर, अब आप मेरा घोड़ा ले गए, ठीक है। इसने आपके ऊपर डायरेक्ट केस कर दिया कि आप जरूरत कैसे हुई ये केस कर रहे हैं घोड़ा लेने की, घोड़े की प्रॉपर्टी मेरी है, घोड़ा मेरा है। आपने कहा क्यों? इसने कहा ये मेरा और मामू भांजे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट में इसने मुझे दे दिया। आपने कहा सबूत क्या है? इसने कहा इसको मैंने जब ऑफर की इसने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया इट मीन साइलेंस, साइलेंस मीन्स कि हाँ, वो शादी वाली खातून को कहते हैं कि भाई बोल नहीं रही तो इसका मतलब है खामोश है तो मतलब हाँ होगी, समझ रहे हैं ना। इन्होंने उस अजम्पशन के ऊपर अपने आप को स्टेब्लिश करा दिया कि ये मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। These are the basic facts. Now coming towards the issues in the case, there were the main issue was whether a contract had been formed between Feldhaus and Bentley. क्या आपका इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं हुआ ना। This is the major point. Even though Feldhaus had not explicitly accepted the offer but indicated that silence would imply acceptance. इशू ये था सजदा कि पहला है, क्या इन दोनों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं हुआ ना। अब इसने अपने आप को समझ लिया कि इसने साइलेंस की, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस, जो कि मैंने नहीं की। आपको मैंने पहले दिन पढ़ाई की, एक्सेप्टेंस हमेशा एक्सप्लिसिट होती है, वोकल होती है। अगर वो भी नहीं है तो इम्प्लाइड भी सर्टन इंडिकेशंस होती। ऐसे नहीं है मैं चुप करके बैठा हूं तो आप कहेंगे भाई इसको भी ले चलो। गॉट इट? तो ये इश्यूज है। अब जजमेंट क्या आती है? कोर्ट कहता है the court held in favor of Bindley, the defendant, लेकिन जिनके आपके फेवर में केस किया, क्यों? Stating that no contract existed because Feldhaus had not communicated acceptance of the offer. कोर्ट ने पहली बात कही कि इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दूसरी बात, मैंने एक्सेप्टेंस दी नहीं इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे स्टेब्लिश हुआ? मैंने जब अपना घोड़ा आपको दिया ही नहीं है, हाँ की ही नहीं है, तो आपने अपने आप से कैसे अज्यूम कर लिया कि
वी हैव एक लीगल या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, लेक ऑफ definitive acceptance mean that Bentley was free to sell the horse to another party. This case is cited to illustrate the necessity of clear communication and acceptance in the forming binding agreements. दिशा, इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो हुआ है एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। जज साहब ने कहा, मैं अगर आम अल्फाज में आपको समझाने के लिए बात करूं, मैं बैठा हुआ हूँ इधर, अफनान ने मुझे कहा सर खाना खाएंगे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सपोज करें अगली दफा ये पूछता है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तीसरी दफा खाना लेके आके मुझे जबरदस्ती खिला रहा है। मैं जब इससे पूछता हूँ, भैया आप मुझे खाना क्यों खिला रहे हैं जबरदस्ती, कहता है सर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा आपने हाँ ही सर, मैंने हाँ समझ ली। तो कोड या कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कम्युनिकेशन जो मेरे पार्ट में होनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए। कौन सी कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा। अगर आप समझते हैं ना कि इसने एक्सेप्ट किया है, तो क्या रीजन थी, क्या मैंने आपको कहा है आप मुझे खाना खिलाओ, नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, तो आपको जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस कोई मेरा इम्प्लाइड मैसेज हो, दीज आर द, अगर आप कहते सर खाना खाएंगे मैं ऐसे करूं, दीज आर द इंडिकेशंस व्हिच आर इम्प्लाइड। Got it? This case basically majorly pertains to the acceptance. एक्सेप्टेंस हमेशा अगली पार्टी की कम्युनिकेटेड हो, अगली पार्टी को आप बताएं। अगर आप समझ रहे हैं ना कि उसने कबूल किया, तो कबूल कैसे किया है, ठीक है ना, ज़बानी किया है, इम्प्लाइडली किया है, रिटन में किया है, कैसे किया है। इस केस में जो भांजा था उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी अपने घोड़े की कि मैं आपको बेच रहा हूँ। So ये मेजर चीज थी। The principle established in the case that silence cannot constitute acceptance of an offer. For a contract to be binding, there must be a clear acceptance of the terms by the offeree. It reinforced that mere intention or assumption of acceptance does not create a legally enforceable agreement. You cannot assume by yourself that the other party has accepted the contract. समटाइम जिस तरह मैंने अफनान की मिसाल दी, ये सोच रहा था कि सर ने हाँ नहीं की तो मतलब इसको खाना खिला दो, सर ने कोई जवाब नहीं दिया तो इसने एक्सेप्टेंस कर दी। कोर्ट कहती है इस तरह की चीजें ऐसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, आपको लगा है, तो मेरे पार्ट पे क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेशन, जो कि नहीं है तो मतलब फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आई ये बात, ये वाली बताएं जी, आप लोग बताएं। सर आइए, समझ में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई। क्लियर एक्सेप्टेंस इसके मैक्सिमम क्या है। अच्छा, इसका ये असल में बेसिकली वो लेटिन आपकी वो होती हैं वर्डिंग्स, लेटिन मैक्सिम्स है, लेटिन वर्डिंग है, तो हम उसका फिक्सर मैक्सिम्स ऐसे समझ लें, एक डॉक्ट्राइन है जो पीछे फोर्स है, एक लेटिन वर्डिंग है, लेटिन जो लैंग्वेज है ना, उसमें ये इसका मतलब है रिजेक्टेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट साइलेंस इंप्लाइज कंसेंट। ये एक लेटिन वर्डिंग है या लेटिन डॉक्ट्राइन है या एक जुमला होता है जिसका मतलब होता है कि रीइंफोर्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। कि मैं, आप मुझे कहते हैं सर पेन लेंगे, ठीक है ना, तो मेरी हाँ का जो जवाब है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपको कोई इंडिकेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्लियर हो, आपको समझ में आए कि सर ने हाँ की है। तो इस तरह की जो वर्डिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ना, वो इस तरह के वो होते हैं लेटिन मैक्सिम्स, उनको दूसरे में बंद कर देते हैं। ये कह रहे हैं ना, रिजेक्टेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट साइलेंस इंप्लाइज कंसेंट। वो जो हम सोचते हैं ना कि साइलेंस हमेशा मतलब रजामंदी है, कहता नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आपका लेटिन उस चीज को रिजेक्ट करता है कि हमेशा साइलेंस रजामंदी नहीं शो करती। क्लियर ना?
यस यू कैन, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने ये क्लास क्यों दी है? अच्छा, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं रिकेप करता हूँ। यहाँ हम आए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जो बेसिक अगर देखें ना, सपोज करें दो पार्टीज है, एक ए पार्टी है, दूसरी बी पार्टी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट या जो लॉ जो है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो ये कहता है कि हमेशा इस बंदे को बोलते हैं ऑफरर। ऑफरर मींस कि जो बंदा ऑफर कर रहा है, ये ऐसे समझे कि ये एक दुकान वाला है, ये ग्राहक है, कस्टमर है उसका, इसको बोलते हैं ऑफरी, ठीक है। ये जो एक्सेप्टेंस करता है, ये इसको कहता है कस्टमर। ये अपना मोबाइल की शॉप पे कहता है आप आईफोन लेंगे, इसको कहता है आईफोन 16 प्रो मैक्स 4 लाख का, ये इसको ऑफर करता है डायरेक्टली इस बंदे को 4 लाख, ठीक है, आईफोन मोबाइल कहता है। अब इसने इसको डायरेक्टली कहा, सिर्फ इसी को कहा, बाकी कोई भी बंदा इसके जवाब नहीं देगा अनटिल अनलेस ये खुद जवाब दे। इसको बोलते हैं ऑफर, इस चीज को बोलते हैं ऑफर बोलते हैं। बी ने कहा हाँ मैं आपकी ऑफर को कबूल करता हूँ। बी जो जवाब देगा ना, या हाँ कहेगा, या ऐसे बोलेगा, या रिटर्न में कहेगा, उसको जो जवाब देगा, तो इट मीन्स के इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। ये ऑफर होगी, ये एक्सेप्टेंस, इसने जो जवाब दिया ना, एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के क्या बनते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। राइटिंग को इग्नोर होता है, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस बना के क्या बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ना, तो देयर शुड बी ए गिव एंड टेक, देयर शुड बी ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मींस के ये क्या दे रहा है इसको, ठीक है, आप बताओ, ये इसको क्या दे रहा है। अब ये जो पैसा और फोन है ना, ये कंसीडरेशन है। इसके ए के लिए रुपीज आर द कंसीडरेशन, मोबाइल इज कंसीडरेशन फॉर बी। इसको अगर आम अल्फाज में कहूँ, इसके लिए लालच फोन है, इसके लिए लालच पैसे हैं, दोनों का पूरा हो गया। कंसीडरेशन आ गई, कंसीडरेशन मींस गिव एंड टेक। ये आपका क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर हो फिर एक्सेप्टेंस हो, दोनों चीजें हो गई, फिर देयर शुड बी ए कंसीडरेशन, 3 चीजें हो गई। वैसे फिर तो आप लेट आए हैं, फिर ऊपर से धोखे खा रहे हैं, तो ये चीज आ गई। इसके बाद अच्छा, अब ऑफर दो तरह की होती है, या ऑफर होती है बायलेटरल। बायलेटरल मींस कि मैं अभी कहूँ अली ओन को मैं ये पेन बेचता हूँ, अली ओन कौन है, आप ही है ना। इट मींस के दिस ऑफर स्पेसिफिकली फॉर यू, और कोई भी इसका जवाब नहीं देगा। ऐसे दो बंदों के दरमियान जो होती है उसको बोलते हैं बायलेटरल ऑफर। दूसरी होती है यूनिलेटरल ऑफर। यूनिलेटरल मींस के फॉर द यूनिवर्स, फॉर द पब्लिक, फॉर एवरीवन। मैं कहूँ ये पूरी क्लास को मैं पेन बेचना चाहता हूँ, ये होगी यूनिलेटरल। अब ऑफर या एक्सेप्टेंस जो है ना, 2 या 3 तरीके से होगी। ऑफर जो जिस तरह मैंने अभी आपको ही मैं ऑफर कर रहा हूँ कि ये पेन मैं आपको बेच रहा हूँ, तो एक्सप्रेसिव होगी। एक्सप्रेसिव मींस के वोकली, जो आपको समझ में आएगी। या इम्प्लाइड होगी, इम्प्लाइड से मुराद है थ्रू एक्शन। मैं आपको कहूँ और आगे ये इस तरह बोल दूँ, 5 इस तरह बोल दूँ, या कोई इस तरह का इंडिकेशन हो वहाँ आप समझ सकें। इसी तरह आप अपने एक्सेप्टेंस की इंडिकेशन के थ्रू जवाब दे सकते हैं। तीसरी चीज आती है रिटर्न, मैं लिख के दूं, आप भी लिख के जवाब दें। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई, पक्की बात है। आगे चलें, अच्छी बात है, आप पहले लेक्चर में समझ गए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज केसेस की तरफ।
अच्छा ये हो गया ना। अच्छा ये बेसिक्स चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं ऑफर की। इसके अंदर अब मजीद और भी टॉपिक्स थे, लेकिन उनको फिर हम मजीद और टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज के ये लेक्चर और करना जरूरी है। ये केस है रोस्कोरला वर्सेस थॉमस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, समझ में आ रही है बात? बैग पे जाए। ये केस ऐसा है, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ा था ना। मैंने क्या किया, मेरे पास एक घोड़ा था, मैंने ओन को बेच दिया। मैंने कहा घोड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है, मैंने ये कह के इसको दे दिया। इसने ले लिया, घर जाता है, घर पता चलता है कि यार घोड़ा तो वो है, क्या कहते हैं, बीमार है, या घोड़ा वो नहीं है सही, ठीक मजे का नहीं है। ये क्या समझेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, या मल्टीपल अदर वर्ड्स यू कैन से इन योर लैंग्वेज। अब आए नेक्स्ट पे, समझते हैं, बताते हैं। ये कोई रीड करें, सजदा पढ़ें, इसको रीड करें, आप कर लें अपना, पढ़ें। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा ऑन आपको बता दूं, केस जब भी करते हैं ना सिविल सूट, उसमें जो केस करता है ना उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है ना। जो अगला बंदा होता है डिफेंडेंट होता है, या इनको बाकी अगर ओवरऑल कानून के उसमें या क्लेमेंट होता है। क्लेमेंट मीन द पर्सन हु फाइल ए क्लेम इन इन बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अगला बंदा रेस्पोंडेंट भी कहलाता है, डिफेंडेंट भी कहलाता है। पढ़े। अच्छा एक सेकेंड, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। 1842 का केस है। प्लेंटिफ परचेज ए हॉर्स फ्रॉम थॉमस, इस बंदे ने इससे घोड़ा खरीदा। थॉमस द डिफेंडेंट आफ्टर द सेल, खरीदने के बाद थॉमस अश्योर्ड रोस्कोला, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने क्या कहा, रोस्कोला को कहा द हॉर्स वाज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं, मेरे पास घोड़ा है, आपने मुझसे लिया, मैंने आपको दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं आपको कहता हूं कि घोड़े में कोई डिफेक्ट नहीं, ठीक है। ये however after the purchase the Roscorla discovered that the horse was not as represented, जैसे दिखाया गया बताया गया ऐसे नहीं है। However in truth the horse had a very bad temper and was vicious and sued Thomas, claiming that the promise regarding the condition of the horse formed part of the contract. Roscola argued that the Thom's promise about the condition of the horse should be enforceable because he had relied on it. ठीक है, बेसिकली कहानी इस तरह है, एक बंदा दूसरे बंदे से घोड़ा उसको दे देता है, ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बाद में अगला बंदा बताता है कि मेरा घोड़ा सही कंडीशन में है, ठीक है। वो घर जाता है, बाद में पता चलता है घोड़ा तो खराब है, घोड़े के अंदर डिफेक्ट है, घोड़े के अंदर बीमारी हुई है, बुखार हुआ है, मरीज बना हुआ है, ये चीजें होती हैं। अब ये जो बंदा है ना, ये कहता है मैंने इस कंडीशन पे केस घोड़ा लिया था। कौन सी कंडीशन थी कि भाई घोड़े में कोई नुक्स नहीं है, मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए घोड़ा लिया, ये कहता है रोस्कोला। नेक्स्ट करें, इश्यूज में आए। The primary issue in this case was whether Thom's promise about the horse being free from a defect was enforceable when it was made after the contract was already completed. पहली बात वो ये करता है, कहता है कि अगर जो रोस्कोरला है
उसने उसकी चीजों के ऊपर रिलाई किया है, तो चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था, बाद में उसने बात बताई थी कि मेरे घोड़े में कोई नुक्स नहीं है। एट द टाइम, एट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई बात नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाद में बताता है ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इंजन बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। तो पहली बात कहते हैं कि वाकई में इसका जो वादा था या जो इसकी रिलायंस थी उसी चीज के ऊपर थी। सेकंड, this raised the question of whether a promise made after the contract had been executed and could form the basis of legally binding agreement, particularly in light of the principle of consideration in contract. Next, अब आए judgment में। The Queen's Bench ruled in favor of Thomas. Thomas कौन है? Defendant. क्यों? Holding that the promise was not enforceable. क्यों? वादा कब हुआ था? बाद में हुआ था। समझ रहे हैं अफनान? से जा रही हैं F-17 की तरह। मैं समझाता हूँ। The court reasoned that Roscola's claim lacked valid consideration because Thomas' statement about the horse being free from defect was made after the contract was already completed. यार इसमें सिंपल बात यह है, दो पार्टीज हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है घोड़े के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मैं आपको घोड़ा दे रहा हूँ, आप मुझे इतने पैसे देंगे, बात खत्म हो, ठीक है। घोड़ा जैसे ही मैं उसको हैंड ओवर करता हूँ ना, उस वक्त कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हैंड ओवर कर दिया, अब मैं कहता हूँ इस घोड़े में कोई डिफेक्ट नहीं, घोड़ा हेल्दी है, अच्छा है, तंदुरुस्त है जी। वर्बली हो गया, मैं बाद में बताता हूँ, रिटन में कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये जैसे ही घर पहुंचता है इसको पता चलता है यार इसमें तो डिफेक्ट है, बड़ा बीमार है। इसने कोर्ट में जाके कहा कि इसने मुझे कहा था सर ने घोड़ा तंदुरुस्त है, मैंने तंदुरुस्ती की वो मद्देनजर रखते हुए घोड़ा लिया, घोड़ा इस तरह नहीं है। इट मीन्स कि मैंने इनके साथ रिप्रेजेंटेशन की है या फ्रॉड की जी। नहीं वो बाद में आ गई हो, लेकिन वो बाद की चीज है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ चीजें देखें फैक्ट्स के अंदर, मैं अपने से भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो कोर्ट कहती है इस बेचारे का कसूर नहीं है, और मीन्स के जो डिफेंडेंट है ना, कसूर नहीं है। डिफेंडेंट मीन्स के जो मैंने घोड़ा बेचा है, कहते इसने तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट तो आप पहले कर चुके थे, आपको पहले चीजें देखनी चाहिए थी। समझ आ रही है? आपके पार्ट पे था ना, आप पहले देखते चीज को, पहले मुझसे इंक्वायर करते कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर आया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते। आपने वो चीजें उस वक्त की नहीं, देखी नहीं, घर लेके बाद में जाकर पता चला कि इसमें डिफेक्ट निकल आया, उसमें अब अगले बंदे की कोई गलती नहीं। नेक्स्ट करें। इस केस के अंदर लीगल प्रिंसिपल क्या लेट डाउन हुआ है? पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। पास्ट कंसिडरेशन से मुराद है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो वादा किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बात की जाए ना, उसकी कोई वो नहीं है, वो वैलिड नहीं। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूं, मैंने दिशा को अपना ये दिया मोबाइल, दिशा ने मुझे कहा कि सर मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूँ मोबाइल में, मैंने ये दिया इसको, ये ले ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जब घर जा रहा होता है इसको मैं कहता हूँ ये मोबाइल है ना बिल्कुल ओके है। जैसे घर जाता है इसको पता चलता है यार ये फोन जो सर का है ना, इसकी बैटरी तो 30% है, सपोज करें, वैसे नहीं ओरिजिनल, वैसे वे ये कह दें, अगले दिन ये मुझ पे केस कर दे कि सर इसने मुझे कहा था। कोर्ट कहती है आपका काम था बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू इंक्वायर, यू हैव टू चेक द फीस, यू हैव टू, दीज आर द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने नहीं की, बाद में मैंने बताया, बाद वाली बात मेरे पर आप रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इट हैज बीन ऑलरेडी फॉर्म ऑन। ओके, इसमें ये बेसिक आता है, इसमें एक पास्ट कंसिडरेशन का जिक्र है, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ प्रॉमिस का है, कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, these three are the basic principles laid down in the contract law.
जो आप भी चेक कीजिएगा। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? इससे पहले हम बाकी केस कर चुके हैं। ये एक और केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, 1842 का 62 का केस है जी। इनको समझाने के, अच्छा, इस केस में ये हुआ था कि शहरियार मामू है, ठीक है ना, जीशा उसका भांजा है। अरे यार, और मैं जो हूँ ना, ऑक्शनर हूँ, जो मतलब के घोड़ों को बेचता हूँ इस तरह। आपकी मिसाल इस तरह से ले लो, आपको समझ में आए। शहरियार होता ये है, इनके पास एक घोड़ा होता है, हर वक्त बात ना करें, ठीक है ना, फिर की तो मैं निकाल लूँ क्लास से। इनके पास एक घोड़ा होता है, आपको पसंद है, आप कहते हैं कि भांजा आपने घोड़ा मुझे बेचना है। भांजा आपको आम अल्फाज में कहने घास नहीं डालता, ठीक है, जवाब ही नहीं देता। आप एक दफा इनको कहते हैं, दूसरी दफा कहते हैं, वो आपकी बात का जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं कि रीशा भांजे घोड़ा आपने मुझे बेचना है, ठीक है ना, ये किसी भी आपकी स्टेटमेंट का, ऑफर का कोई जवाब नहीं देता। फिर आप एक दिन आते हैं, इसको कहते हैं कि अगर आपने अब मेरी बात का जवाब ना दिया ना ऑफर का, तो मैं समझूंगा कि आप मुझे बेच चुके हैं। आपकी जो खामोशी है ना, साइलेंस है ना, मतलब क्या रजामंदी है, ठीक है हुरैर। ये मामू और भांजे के दरमियान फैक्ट्स हैं। होता ये है कि मैं एक ऑक्शनर हूँ, मतलब के जो घोड़ों को आगे वो करता हूँ। इसने घोड़ा मुझे दे दिया, मैंने वो घोड़ा आगे किसी को बेच दिया। रीशा ने डायरेक्टली, सॉरी, ये मामू जी इन्होंने, घोड़ा इसका था, रीशा ने मुझे केस दे दिया, अपना अपना घोड़ा दे दिया, मैंने आगे किसी को, इसने मुझ पर केस कर दिया, मामू ने डायरेक्टली मुझ पर, कि भाई आपके पास जो मेरे भांजे का घोड़ा आपने किसी को बेचा है ना, ये मेरा घोड़ा है। ये कहता है कि क्यों, क्योंकि मेरी और भांजे की आपस में बातचीत हुई थी, मैंने उनको ऑफर की कि घोड़ा मुझे बेचें, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इट मीन्स इट वाज एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज साइड, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जवाब ना देना, साइलेंस मीन्स के एक्सेप्टेंस। तो हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब घोड़ा मेरा है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। जब कोर्ट में केस जाता है, ये आता है कोर्ट में,
तो मैं आता हूँ सामने, कोर्ट पहली बात कहती है कि आप और आप पार्टीज हो ही नहीं, आप दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो हम प्रीवियस चीज को पढ़ चुके हैं। पहली बात कॉन्ट्रैक्ट की आती है, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट सू ऑन मी, पहली बात। सेकंड थिंग, कोर्ट कहती है एक्सेप्टेंस जो है ना, आपने अपने आप में अज्यूम कर लिया, अपने आप से ही अखज कर लिया कि इसने आपको घोड़ा बेच दिया है। क्या आपको क्लियर कम्युनिकेशन थी? नहीं थी। क्या इसने हाँ या ना में जवाब दिया? नहीं दिया। उसकी खामोशी को आपने हाँ क्यों समझ ली? कोर्ट कहती है, कोर्ट ने एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया, एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर कम्युनिकेटेड टू द अदर। क्लियर? इसमें इस केस में जो मेजर चीज थी वो यही थी। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया वो मेरे फेवर में दिया कि भाई आपने जिसको बेचा है ठीक बेचा है, यू आर नॉट द पार्टी फर्स्टली। सेकेंडली, आपको कोई राइट नहीं है। तीसरी चीज, आपने जो अपने आप से अज्यूम किया है ना कि ये मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ साइलेंस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कहते हैं ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस हमेशा क्लियर होती है, कम्युनिकेटेड होती है, एक्सप्रेस होती है अगली पार्टी को। ये चीज, ये इस केस के अंदर वो हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें मेजरली जो फोकस किया गया है ना वो एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि एक्सेप्टेंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड हो। मतलब ऐसे नहीं है कि आप सपोज करें, जिसकी मिसाल मैंने ये दी, हम अक्सर समझ लेते हैं ना, हमारे यहाँ ये एक कानून बना हुआ है, वैसे नॉर्मली एक उस तरह लीगली नहीं, हम खुद से अज्यूम करते हैं, जो बंदा जवाब नहीं देता ना, साइलेंस इम्प्लाइड कंसेंट, मतलब अगला बंदा जवाब नहीं करा, हम समझते हैं मतलब इसके मतलब हाँ है। इस तरह खातून के पास जाते हैं कि आप कोई निकाह कबूल है, तो वो जवाब नहीं दे रही, हम समझते हैं कि शर्मा के नहीं दे रही। भाई उससे पूछो ना कि वो शर्मा के नहीं बोल रही या वैसे ही नहीं बोल रही। तो हम इम्प्लाइडली समटाइम अपने आप को वो समझते हैं कि अगली बंदी हाँ समझ के बैठी है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है या इंग्लिश लॉ कहता है, स्पेसिफिकली दिस केस लॉ, कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई नहीं। गॉट इट? इस केस में ये प्रिंसिपल। अब आते हैं इस केस के ऊपर, ये है रोस्कोरला वर्सेस थॉमस, ये केस है। इस केस में ये हुआ था, नेक्स्ट करें, ये प्लेंटिफ है भाई साहब, ये डिफेंडेंट है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूं। अब प्रीवियस फैक्ट्स को आप छोड़ दें, केस को खत्म कर दें। ऋषा के पास ये घोड़ा था, मैं लेना चाहता हूं, मैं कहता हूं ऋषा ये आप अपना घोड़ा मुझे दें। ऋषा कहता ठीक है, ऋषा ने मुझे घोड़ा दिया, मैंने उसके एवज में उसको पैसे दिए, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मैंने साइन कर दी, इसने साइन कर दी, मैंने पैसे दे दिए, इसने मुझे घोड़ा दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट, इसकी कॉपी एक इसको मिल गई, एक मुझे मिल गई। अब वो मैं घोड़े को मैं जाके घर जाके बांधता हूँ, जैसे ही बांधता हूँ मुझे पता चलता है घोड़ा तो अच्छा, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये मुझे कहता है घोड़ा बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो डिफेक्ट इन द हॉर्स, कोई घोड़े में डिफॉल्ट नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। मैं घर आता हूँ, घर आके देखता हूँ घोड़ा तो मरा पड़ा हुआ है, किस्म का बीमार पड़ा हुआ है, बुखार हुआ है, घोड़ा मजे का नहीं है, उसकी तबीयत में वो चाल चलन में वो मजा नहीं कर रहा, ठीक है ना, खस्ता हाल में। मैं सोचता हूँ यार इसने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, मिसगाइड किया है। मैं जाकर कोर्ट में केस कर देता हूँ ऋषा के ऊपर। फॉर क्लियर, मैंने इनके ऊपर केस किया कि भाई आपने मेरे साथ ज्यादती की। कोर्ट कहती है भाईजान क्या आपने घोड़ा लेते हुए इससे पूछा था कि घोड़ा किस कंडीशन में है? उसने कहा नहीं पूछा। क्या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान इसने कुछ बताई थी चीजें? उसने भी नहीं बताई। क्या कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की चीज लिखी हुई है कि घोड़ा डिफेक्ट है, सही है, खराब है? कोई चीज नहीं लिखी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, वो मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये मुझे कहता है कि घोड़ा ठीक है, मैंने इसीलिए घोड़ा लिया था। उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि घोड़ा ठीक है, अब मैंने घोड़ा ले लिया। कोर्ट कहती है ये पास्ट चीज है, आपको घोड़ा लेते वक्त यू शुड बी विजिलेंट, यू शुड बी क्लियर। देखिए ना, कोई चीज आप लेने जाते हो, आपको उस वक्त सही से नजर करनी चाहिए, देखनी चाहिए। कोई डिफेक्ट है तो पहले से आप उनसे करो। बाद में उसने बात की ना, वो फिर आप उसके ऊपर रिलाई क्यों आपने किया? कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले कर दिया, बात रिलाई बाद में कर रहे हैं। तो पास्ट कंसिडरेशन पे कोर्ट कहती है
कि वो नहीं है। नहीं, अब इस जजमेंट में है ये रॉस्कोला वाली में, ये पॉइंट बेसिकली कहती है द प्रॉमिस वाज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ द रॉस्कोला's claim was laid valid consideration because Thomas' statement about the horse being free from defect was made after the contract was already completed. जो आपको डिफेक्ट वाली बात है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद बताई गई थी, ये तो एक नई बात आ गई ना सर, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है। सो फास्ट कंसिडरेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बात होगी ना उसका आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट करें, थर्ड एंड लास्ट केस लॉस ऑफ योर टुडेज लेक्चर। ये बैक करें कुछ समझ में आया क्या? दो बंदे बैठे ये मार्की है, ये मार्की है जहाँ आग लग गई, किसी ने जानबूझ के नहीं लगाई, वैसे ही कोई नेचुरल अनफॉर्सीन हो गया। अब आए इसके ऊपर टेलर वर्सेस कैडवेल। हम ऑलरेडी प्रीवियस 1 या 2 लेक्चर पहले ये केस हम पढ़ चुके हैं। इस केस में ये होता है doctrine of first question. The case is foundational in establishing the principle that a contract may be discharged when an unforeseen events make performance impossible or radically different from what was originally intended. इस केस में हुआ ये था, एक पार्टी है जो शादी करना चाहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मार्की वालों से कि मेरी फला तारीख को शादी है। एक बंदा जो मार्की वालों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरी 20 जनवरी को शादी है, आपने 100 लोगों का खाना तैयार करना है। थैंक यू सो मच। अब इम्पोर्टेंट चीज जो इस केस के अंदर है ना, इस वाले टेलर वर्सेस कैडवेल में, वो ये होती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो आपने शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? फ्रस्ट्रेशन कब होती है? अनफॉर्सीन। सपोज करें एक बंदा है, वो शादी करना चाहता है, उसने अपना प्रोग्राम इवेंट 20 जनवरी को रखा है मार्की में, उसने उनको सारा उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 20 तारीख को आपने सारे अरेंजमेंट्स करनी है, सारी चीजें करनी है, मैं उस दिन आऊंगा, शादी करूंगा। 19 की रात को क्या होता है या 20 की रात को अचानक एक नेचुरल डिजास्टर होता है या अनफॉर्सीन होता है, उस मार्की में आग लग जाती है जिसकी वजह से मार्की पूरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, मार्की तबाह होगी, बर्बाद होगी। अब मैं जिसकी शादी होनी थी 20 को, मैं अब जाके उस ऑनर पे केस करता हूँ कि भाई मेरा तो कसूर नहीं है ना, मुझे या कंपनसेट करो, मैंने आप पे रिलाय किया था, इधर ही शादी करनी थी मैंने, इसी मार्की पे। मैंने जब केस किया, कोर्ट में गए, अगले बंदे ने कहा सर मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की मार्की को बचाने की, अनफॉर्सीन हो गया, एक नेचुरल डिजास्टर ने मेरे मार्की को, मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया। अब उसके बावजूद भी ये मुझे कहता है मुझे आप कंपनसेट करो, मैं कहाँ से करूँ? कोर्ट कहती है जब अनफॉर्सीन हो, नेचुरल डिजास्टर हो या रेडिकली चेंज हो जिसमें आपको, आपकी उसमें कोई वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है, आपकी वो चीज डैमेज हो जाए ना, उसमें आप बाइज्जत बरी हैं, आप कोई कंपनसेशन आपसे कोई नहीं मांगेगा, ना डैमेजेस मांगेगा। ये एक स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। अब इसके उसमें आए, जजमेंट पे आए, ये द कोर्ट ऑफ क्वींस बेंच रूल्ड इन फेवर ऑफ टेलर, ठीक है, and the decision is widely regarded as the first clear case of frustration in contract law. The court held that when the music hall burned down, the contract was effectively frustrated because the specific subject matter, the music hall, was destroyed, making it impossible for Cadwell to fulfill the contract. इसके नेक्स्ट उसमें है मैगजीन्स में, अच्छा नहीं ये प्रिंसिपल्स पे, फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल इसमें एस्टेब्लिश हुआ है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का है, नो लायबिलिटी और नॉन परफॉर्मेंस, कोई बंदे उसके अगले बंदे के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। जब आपने अगले बंदे ने परफॉर्मेंस नहीं हुई, द रीजन ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन या ड्यू टू अनफॉर्सीन, सो देयर इज नो लायबिलिटी ऑन यू। और इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है।
Belgium Spain. The law does not compel the impossible. इसका मतलब है the law does not compel the impossible. अब अगले बंदे का म्यूजिक हॉल या शादी हॉल तबाह हो चुका है, आप उसको फिर मजबूर या नहीं कर सकते कि भाई मुझे आप कंपनसेट करें, मुझे आप पैसे देंगे. The reason is that वो कहता है establish the contract can be discharged when performance physically radically different becomes impossible. जब आपके हाथ से वो चीज निकल जाए, आप जिसको ह्यूमनली उस तरह पूरा ना कर सको, इम्पॉसिबल हो जाए, तो आप बाइज्जत बरी हैं. जिस तरह मैंने एक मिसाल दी थी लास्ट टाइम, मेरा और शहरियार का कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी का. मैंने शहरियार को गाड़ी बेची, शहरियार ने मुझे पैसे देने थे. मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जलजला आता है, गाड़ी अंदर चली जाती है, सपोज करें. अब मुझे कहता है कि सर मुझे पैसे दे ही दें, कुछ भी करें. या आपने 10 गाड़ियां मंगवाई, अचानक जलजला आया, वो सारी गाड़ी डैमेज हो गई. अगला बंदा कहता है भाई जो भी हो मुझे आप पैसे दें. इस तरह की सिचुएशन में, अनफोर्सीन में, यू आर नॉट लाइबल टू पे द कंपनसेशन या यू टू पे द डैमेज अगले पार्टी. जी कॉन्ट्रैक्ट पहली फॉर्म में आ जाएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट था ही. बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगर आपकी हाफ पेमेंट दी हुई है लेफ्ट राइट, तो वो तो फिर इट डिपेंड. ये हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट के केस लाते हैं. जी जी ठीक है. जी फाइन देंगे पड़ेंगे. हाँ ठीक है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही बन गया. हाँ अब फिर उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट. हाँ हाथ में नहीं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही वेव ऑफ कर दिया. बिल्कुल ऐसे ऐसे ही होता है. इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में या बड़े कमर्शियल डेली की ट्रांजैक्शंस में. इस तरह के मामला होते हैं. इसी वजह से इस तरह का प्रिंसिपल होता है ताकि अगली पार्टी को सेफ करें. नहीं तो ज्यादती हो जाती है ना. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है